जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो पूरे 90 साल तक चला। ये कहानी है अनगिनत बलिदानों की, एक बहुत लंबे संघर्ष की, और हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म की। ये कहानी है भारत की आजादी की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? 90 साल मतलब कई पीढ़ियों की लड़ाई। इस लड़ाई ने आखिरकार एक पूरे राष्ट्र के सपने को हकीकत में कैसे बदला? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जानते हैं इस लंबे सफर की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1857 की क्रांति से। पर इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह समझना मतलब पूरी बात ना समझना। जैसा वीर सावरकर ने कहा था, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। असल में ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में आजादी की आग लगा दी। तो 1857 की ये क्रांति, ये आजादी की लड़ाई का पहला बड़ा चैप्टर थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? क्या वजहें थी इसके पीछे? देखिए, इस विद्रोह के पीछे ना कोई एक वजह नहीं थी, कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। राजनीतिक तौर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। मतलब अंग्रेज किसी भी रियासत को जिसका कोई वारिस न हो, कब्जा कर लेते थे। फिर आर्थिक रूप से भारी भरकम टैक्स और बेरोजगारी ने तो लोगों की कमर ही तोड़ दी थी। और फिर एक तात्कालिक कारण बना वो एनफील्ड राइफल का चर्बी वाला कारतूस। बस इसी ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। और पता है, ये विद्रोह किसी एक शहर या एक इलाके तक सीमित नहीं था। दिल्ली से लेकर बिहार तक पूरे उत्तर भारत में इसकी आग फैल चुकी थी। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इन जैसे कई बड़े नेताओं ने अपने अपने इलाकों में इस संघर्ष को लीड किया और इसे एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल दिया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और अब भारत पर शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई। अब गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधा महारानी को जवाब देता था। 1857 की नाकामी ने एक बात तो साफ कर दी थी कि सिर्फ हथियारों के दम पर आज़ादी नहीं मिलेगी। तो अब लड़ाई मैदान से हटकर विचारों के लेवल पर आ गई थी। ये वो दौर था जब सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने एक नए आधुनिक भारत की नींव रखना शुरू कर दिया। इस दौर में ब्रह्म समाज ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर जोरदार हमला किया, तो वहीं आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर लोगों में एक सांस्कृतिक गौरव जगाया, और रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा बताया। इन सभी आंदोलनों ने मिलकर समाज को अंदर से मजबूत किया और एक नई राष्ट्रीय चेतना जगाई। तो सामाजिक सुधारों ने जमीन तो तैयार कर दी थी, पर अब जरूरत थी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की, एक ऐसी आवाज की जो पूरे देश की बात कर सके। और ये जरूरत पूरी हुई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी शुरुआत से ही दो अलग अलग सोच थीं। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग याचिकाओं और सुधारों में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलेगी। और गरम दल की इसी भावना को बाल गंगाधर तिलक के इस नारे ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो अब किसी भी कीमत पर पूर्ण स्वशासन चाहती थी। और फिर साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और उनके आने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब ये लड़ाई कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन बन गई जिसमें देश का हर आम नागरिक शामिल हो गया। लेकिन इस जन आंदोलन को एक करने के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह थी अमृतसर। जलियांवाला बाग में हजारों लोग रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून का शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर के आदेश पर उन पर गोलियां चला दी गईं। इस हत्याकांड ने सचमुच पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी। ये वो मोड़ था जहां से ब्रिटिश राज पर भरोसे की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इस घटना के बाद गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च। हर एक आंदोलन ने ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाया और देश के आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई से सीधा जोड़ दिया। इन आंदोलनों में सही मायनों में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा था,
और वो था दलित समुदाय के राजनीतिक अधिकारों का। इस सवाल का समाधान कैसे निकला? इसका जवाब हमें मिलता है 1932 के पूना पैक्ट में। ये असल में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। इसने दलित समुदाय के लिए अलग चुनाव की मांग को आरक्षित सीटों से बदल दिया। इससे हुआ ये कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति भी फेल हो गई और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता भी बनी रही। तो अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचते हैं। ये थी आज़ादी के लिए अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई, द फाइनल बैटल। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और एक मंत्र दिया, करो या मरो। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और ठीक इसी दौरान आज़ादी की लड़ाई एक और मोर्चे पर भी लड़ी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस, जो देश के बाहर से आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहे थे, उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सशस्त्र संघर्ष के रास्ते आज़ादी हासिल करने के संकल्प का प्रतीक था। तो इन सभी संघर्षों, बलिदानों और आंदोलनों का नतीजा आखिरकार सामने आया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी का वो सूरज देखा जिसका 90 साल से इंतजार था। एक लंबा सपना सच हो गया था। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी, और वो कीमत थी देश का विभाजन। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द की भी है। और ये एक ऐसी दोहरी विरासत है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर